वेलकम टू द बेस एकेडमी। बच्चों, मैं हूं आपका फिजिक्स इंस्ट्रक्टर अदील अख्तर और आज हम सेकेंड ईयर फिजिक्स के चैप्टर नंबर 21 से डिस्कस करने जा रहे हैं रेडिएशन डिटेक्टर विल्सन क्लाउड चैम्बर। बच्चों, इस शॉर्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह पूरी तरह से इसको एक्सप्लेन करेंगे, इसकी छोटी छोटी चीज़ों को एक्सप्लेन करेंगे और इंशाल्लाह ये बहुत अच्छी तरह से आपको समझ आएगा। बहुत सिंपल करके, बहुत आसान करके हम इसको समझने की कोशिश करेंगे, पार्ट्स में डिवाइड करके हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो बच्चों, विल्सन क्लाउड चैम्बर ये रेडिएशन को डिटेक्ट करने वाला सबसे पहला हमारे पास चैम्बर या सबसे पहला हमारे पास इंस्ट्रूमेंट था। आपको पता है कि जो रेडिएशंस हैं अल्फ़ा, बीटा या गैमा, ये हमको वैसे तो नज़र नहीं आती, तो इनको डिटेक्ट करने के लिए हमें मुख्तलिफ जो है वो डिवाइसेस की ज़रूरत है। तो ये सबसे पहली डिवाइस थी रेडिएशन को डिटेक्ट करने वाली, विल्सन क्लाउड चैम्बर। अब जिस तरह इसके नाम में भी क्लाउड है, तो इसका मतलब है कि इसके अंदर भी कोई ऐसा फिनोमेना होता है जिस तरह से क्लाउड फॉर्मेशन एटमॉस्फेयर में जिस तरह बादल बनते हैं, तो वैसा ही एक फिनोमेना इसके अंदर भी होता है, इसलिए इसको क्लाउड चैम्बर बोलते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे इसकी डेफिनेशन से, फिर हम इसकी कंस्ट्रक्शन को, इसके मुख्तलिफ पार्ट्स को देखेंगे और फिर आखिर में हम देखेंगे इसकी वर्किंग को। तो बहुत ही शॉर्ट टाइम में, बहुत थोड़े टाइम में हम सारी चीज़ों को इंशाल्लाह समझने की कोशिश करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम इसकी डेफिनेशन से। बच्चों, इट इज़ अ रेडिएशन एंड पार्टिकल डिटेक्टर। ये रेडिएशन और पार्टिकल डिटेक्टर है जिसको दैट मेड द पाथ ऑफ रेडिएशन विजिबल, यानी कि ये रेडिएशन को कैसे डिटेक्ट करता है, जहां से रेडिएशन गुजर रही होती हैं ये उनके पाथ को विजिबल बना देता है। वैसे तो रेडिएशन नजर नहीं आती, लेकिन रेडिएशन के पाथ को देखा जा सकता है। जिस तरह है ये रेडिएशन के पाथ को विजिबल कर देता है। जैसा कि हमने स्टार्ट में बात की, इसको इन्वेंट किया था 1890s के मिड में सर CTR विल्सन ने। CTR विल्सन एक साइंटिस्ट थे, ठीक है। उन्होंने इसको शुरू में तो किसी और मकसद के लिए इन्वेंट किया था, लेकिन बाद में 20 साल बाद जाके 1911 में इसके अंदर थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन के बाद उन्होंने इसको रेडिएशन डिटेक्टर में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है जी। इसका बच्चों प्रिंसिपल क्या है? सुपर सैचुरेटेड वेपर्स कंडेंस प्रेफरेंशियली ऑन आयंस। ठीक है, यानी कि जो सुपर सैचुरेटेड वेपर्स होते हैं वो कंडेंस करते हैं प्रेफरली, किस पे कंडेंस करते हैं? आयंस के ऊपर। अब ये बातें बड़ी मुश्किल हैं, हम जरा इनको सिंपल करके समझते हैं। बच्चों, सुपर सैचुरेटेड वेपर्स क्या होते हैं? हमारे पास दो तरह के वेपर्स हो सकते हैं, एक हमारे पास सैचुरेटेड वेपर्स और एक सुपर सैचुरेटेड वेपर्स। ठीक है, सैचुरेटेड वेपर्स ऐसे वेपर्स होते हैं, या आप यूं कह लें, एक हमारे पास होती है सैचुरेटेड एयर और एक हमारे पास होती है सुपर सैचुरेटेड एयर। बच्चों, सैचुरेटेड एयर ऐसी एयर को कहेंगे जिसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स की मैक्सिमम अमाउंट मौजूद हो। ठीक है, और सैचुरेटेड एयर या सैचुरेटेड वेपर ऐसे पॉइंट पर पहुंच चुके होते हैं कि उसके फौरन बाद उन्होंने कंडेंस करना होता है और कंडेंस करके वो अपनी लिक्विड स्टेट में चले जाते हैं। यानी कि सैचुरेटेड वेपर जो हैं ये ऐसे वेपर्स होते हैं, हम इनको कह सकते हैं दे आर अबाउट टू कंडेंस, यानी कि ये कंडेंस होने के करीब होते हैं, ऐसे पॉइंट पे होते हैं जहां पर इन्होंने कंडेंस होना होता है। ठीक है, तो इन्हें कहते हैं अच्छा, एक होते हैं सुपर सैचुरेटेड वेपर। सुपर सैचुरेटेड वेपर के अंदर जो मॉलिक्यूल्स की तादाद होगी वो सैचुरेटेड वेपर के मुकाबले में भी बहुत ज़्यादा होगी। ठीक है, लेकिन जो सुपर सैचुरेटेड वेपर्स हैं और सैचुरेटेड वेपर, इनमें फ़र्क ये है कि जो सैचुरेटेड वेपर हैं जब ये सैचुरेट होते हैं तो ये फ़ौरन ही कंडेंस कर जाते हैं, लेकिन जो सुपर सैचुरेटेड वेपर्स होते हैं इनको कंडेंस कराने के लिए हमें थोड़ी सी एक्स्ट्रा एफर्ट करनी पड़ती है, और वो एक्स्ट्रा एफर्ट हम करेंगे रेडिएशन को वहां से गुजार के। क्लियर हो गया? तो जो सुपर सैचुरेटेड वेपर्स हैं इन्होंने कंडेंस तो करना ही होता है, लेकिन हम इनको कंडेंस कराते हैं रेडिएशन को गुजार के। तो ये कंडेंस करते कहां हैं? जब रेडिएशन गुजरती हैं तो आपको पता है कि अल्फा, बीटा और गैमा ये आयोनाइजेशन प्रोड्यूस करती हैं, तो जहां जहां से ये गुजरती हैं ये एयर मॉलिक्यूल के आयंस बना देती हैं। अब ये जो सुपर सैचुरेटेड वेपर्स है ना, ये उन आयंस के ऊपर कंडेंस होते हैं। ठीक है जी, ये है इसका प्रिंसिपल। और इस कंडेंसेशन की वजह से जाहिर बात है कि जब वेपर कंडेंस करेंगे तो वो अपनी लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएंगे और वहां पर हमें
छोटे छोटे मिस्ट पार्टिकल नजर आएंगे, जिस तरह धुंध नहीं होती, धुंध के छोटे छोटे कतरे हमें नजर आएंगे, ठीक है, जिसकी वजह से जो पाथ है वो विजिबल हो जाएगा, ठीक है। तो सुपर सैचुरेटेड वेपर्स कहां पे कंडेंस करते हैं? आयंस के ऊपर, शोइंग द पाथ ऑफ पार्टिकल्स एज ट्रेल ऑफ ड्रॉपलेट्स, यानी कि जहां से पार्टिकल गुजरे होते हैं उस पाथ को इस तरह से शो करते हैं जैसे वो छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स की एक लाइन होती है। ट्रेल से मुराद एक लाइन होती है, ठीक है। तो बच्चों ये है इसका प्रिंसिपल। जब हम आगे इसकी वर्किंग को एक्सप्लेन करेंगे तो ये बातें हमें मजीद समझ आएंगी। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसकी कंस्ट्रक्शन को। बड़ी सिंपल सी कंस्ट्रक्शन है। सबसे पहले हमारे पास सिलेंड्रिकल ग्लास चैम्बर है। ये पूरा एक सिलेंड्रिकल ग्लास चैम्बर है और इसके ऊपर वाली साइड पर ये ग्लास विंडो है। बच्चों ये ग्लास विंडो है और इसके नीचे वाली साइड पर, ठीक है, यहां पे ये हमारे पास एक पिस्टन है, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर इस पिस्टन के ऊपर यहां पर एक ग्लास प्लेट होती है, पिस्टन के साथ नहीं लेकिन पिस्टन के ऊपर, इस चैम्बर के अंदर उस ग्लास प्लेट के ऊपर एक फेल्ट पैड होता है। ये फेल्ट पैड जो होते हैं आमतौर पर आपने देखा होगा, ये जो फर्नीचर्स के हमारे पास जैसा सोफे हो गए या कुर्सी होगी, ठीक है, तो उसका वो हिस्सा जो ज़मीन को टच कर रहा होता है उसके नीचे हम फेल्ट पैड रखते हैं ताकि ज़मीन पर या फर्श पर स्क्रैचेस वगैरह ना पड़े। तो ये इस फेल्ट पैड को हम डबोते हैं अल्कोहल के अंदर और इसके अंदर रख देते हैं, जिसके नतीजे में क्या होता है, अल्कोहल के वेपर्स बनते हैं, ठीक है, और एयर क्या हो जाती है, उन वेपर्स के साथ सैचुरेट हो जाती है, यानी कि एयर के अंदर उन वेपर्स की मैक्सिमम अमाउंट जमा हो जाती है, जिसे हम कहते हैं कि एयर सैचुरेट हो गई, सैचुरेटेड एयर, ठीक है। उसके बाद बच्चों हमारे पास एक रेडिएशन सोर्स है, ठीक है, जहां से हमने रेडिएशंस को एंटर करना है और ये लैंप है ताकि हम पाथ को जो है उसके ऊपर रोशनी डालकर उसको और ज़्यादा वाजिया कर सकें। और उसके साथ हमारे पास ऊपर एक कैमरा लगा हुआ है, हम उन पाथ्स को, ठीक है, हम उन पाथ्स को फोटोग्राफ भी कर सकते हैं, ठीक है। और एक हमारे पास वोल्टेज सोर्स है। वोल्टेज सोर्स यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करती है चैम्बर के अंदर, जिसकी मदद से हम चैम्बर के अंदर जो अनवांटेड आयंस होते हैं, ऐसे आयन जिनकी ज़रूरत नहीं होती, उसको हम चैम्बर से बाहर निकाल सके। तो देखिए सिंपल सी कंस्ट्रक्शन है। ग्लास चैम्बर है, ग्लास विंडो है, एक पिस्टन है, कैमरा लगा हुआ है, लाइट सोर्स है, रेडिएशन सोर्स है, अंदर क्या है, एयर है, ठीक है, एयर है, उसके साथ वेपर्स हैं। हम यहाँ पर वाटर वेपर्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमने अल्कोहल वेपर्स इस्तेमाल किए हैं, ठीक है। तो ये है इसकी कंस्ट्रक्शन। अब आ जाते हैं इसकी वर्किंग के ऊपर। बच्चों इसकी वर्किंग स्टार्ट होती है पिस्टन को ऐसे नीचे की तरफ खींचने से, ठीक है। स्टार्ट कहाँ से हो रही है वर्किंग? एडियाबैटिक एक्सपेंशन। आपको पता है कि एडियाबैटिक एक्सपेंशन हो या एडियाबैटिक कंप्रेशन हो, इसको हम रैपिडली करते हैं, एकदम से यूं। तो जब हम पिस्टन को यहां से पकड़ के एकदम से ऐसे नीचे खींचेंगे तो इससे होगी एडियाबैटिक एक्सपेंशन, ठीक है। बच्चों हमने यहां पर बताया था कि इसके अंदर जो एयर है वो सैचुरेट हो चुकी है अल्कोहल वेपर्स के साथ, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, जब इसका ऑपरेशन स्टार्ट किया तो हमने सबसे पहले पिस्टन को तेजी से नीचे की तरफ खींचा, जिसके नतीजे में क्या होगा, एडियाबैटिक एक्सपेंशन होगी। और न्यूटन थर्मोडायनामिक्स का जो हमारा फर्स्ट लॉ है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, उसके मुताबिक जब एडियाबैटिक एक्सपेंशन होगी तो जो एयर मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, एयर मॉलिक्यूल्स इस पिस्टन के ऊपर वर्क करेंगे, ठीक है, इस पिस्टन को पुश करेंगे, क्योंकि एयर क्या हो रही है, एक्सपैंड हो रही है। जब एयर एक्सपैंड हो रही है तो एयर मॉलिक्यूल्स वर्क करेंगे पिस्टन के ऊपर, जिसकी वजह से एयर मॉलिक्यूल्स की इंटरनल एनर्जी कम हो जाएगी। बच्चों जब इंटरनल एनर्जी कम हो जाएगी, ठीक है, और एयर मॉलिक्यूल्स एक्सपैंड भी करेंगे तो वो जो हमारे पास सैचुरेटेड एयर थी वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? बच्चों वो कन्वर्ट हो जाएगी सुपर सैचुरेटेड एयर में, ठीक है। हमारे पास जो सैचुरेटेड एयर थी वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? वो कन्वर्ट हो जाएगी सुपर सैचुरेटेड एयर में। मैंने स्टार्ट में एक्सप्लेन किया था कि सैचुरेटेड में और सुपर सैचुरेटेड में क्या फ़र्क है। सैचुरेटेड वेपर जो होते हैं वो कंडेंस करने वाले होते हैं, उनके अंदर मॉलिक्यूल्स की तादाद मैक्सिमम होती है, और जो सुपर सैचुरेटेड वेपर्स होते हैं उनके अंदर मॉलिक्यूल्स की तादाद या अमाउंट ऑफ मॉलिक्यूल्स वो सैचुरेटेड से भी ज़्यादा होती है। लेकिन सुपर सैचुरेटेड वेपर्स को कंडेंस करने के लिए हमें थोड़ी सी एक्स्ट्रा एफर्ट करनी पड़ती है, और वो हम कैसे करते हैं? रेडिएशन को एंटर करके। तो
जब हमने इसको नीचे की तरफ खींचा पिस्टन को एकदम से, तो अडियाबैटिक एक्सपेंशन हुई, मैंने सारी एक्सप्लेन कर दी, और हमारी जो सैचुरेटेड एयर थी, इस एयर के अंदर अल्कोहल के मॉलिक्यूल्स हैं वो कन्वर्ट हो गई सुपर सैचुरेटेड एयर में। ठीक है, इस एयर के अंदर अल्कोहल के वेपर्स हैं। क्लियर हो गया? उसके बाद क्या होगा? फॉर्मेशन ऑफ आयन ट्रेल्स। उसके फौरन बाद जो ही ये सुपर सैचुरेटेड एयर बनेगी, हम फौरन ही यहां से रेडिएशंस को एंटर करेंगे। बच्चों, अब रेडिएशन जहां जहां से गुजरेंगी वहां वहां पर एयर मॉलिक्यूल्स को आयोनाइज कर देंगी। तो नतीजा क्या होगा? यहां पर एयर मॉलिक्यूल्स जो हैं, एयर मॉलिक्यूल्स के आयंस बनना शुरू हो जाएंगे और उन आयंस की एक कतार सी बन जाएगी यूं करके। ठीक है, एयर मॉलिक्यूल्स जो कि अब आयोनाइज हो चुके हैं, जो कि आयंस में कन्वर्ट हो चुके हैं, ये आयन मिलकर इस तरह एक लंबी लाइन सी बनाएंगे। इस लाइन को हम कहेंगे आयन ट्रेल। ये आयन ट्रेल किसकी वजह से बनी है? इन रेडिएशंस की वजह से, क्योंकि इन रेडिएशंस ने चैम्बर के अंदर मौजूद एयर को आयोनाइज कर दिया है। तो सेकंड जो हमारा स्टेप था वो क्या था? फॉर्मेशन ऑफ आयन ट्रेल्स। ठीक है, अब बच्चों ये जो आयंस की एक लंबी सी लाइन बन गई है, एक आयन ट्रेल बन गई है, इस आयन ट्रेल के ऊपर हमारे जो वेपर्स हैं, अब ये वेपर्स क्या करेंगे? अब ये वेपर्स कंडेंस करेंगे और इन आयंस के ऊपर कंडेंस करेंगे। ठीक है, ये वेपर्स प्रेफर करेंगे इन आयंस के ऊपर कंडेंस करना। तो जब ये वेपर्स इन आयंस के ऊपर कंडेंस करेंगे, ठीक है, तो उस कंडेंसेशन के नतीजे में जाहिर बात है जब वेपर कंडेंस करेंगे तो वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो बच्चों यहां पर क्या होगा? यहां पर एक जिस तरह मिस्ट पार्टिकल्स होते हैं ना, मिस्ट आपको पता है ना, जिस तरह धुंध होती है, धुंध के छोटे छोटे पार्टिकल्स, बिल्कुल ऐसे ही मिस्ट पार्टिकल्स यहां पर आपको नजर आना शुरू हो जाएंगे। और ये जो मिस्ट पार्टिकल आपको नजर आ रहे हैं, ये असल में आपके जो पार्टिकल्स हैं उनका ट्रैक है, उनका रास्ता है जहां से वो गुजरे हैं। तो बच्चों देखें कितना सिंपल सा ऑपरेशन है। नंबर 1, पिस्टन नीचे करें, अडियाबैटिक एक्सपेंशन होगी, सैचुरेटेड वेपर या सैचुरेटेड एयर बन जाएगी सुपर सैचुरेटेड एयर। दूसरे स्टेप में आप रेडिएशन को एंटर करेंगे और रेडिएशन क्या करेंगी? एयर मॉलिक्यूल्स को आयोनाइज कर देंगी। ठीक है, जिसकी वजह से आयंस की एक लाइन बन जाएगी जिसे कहेंगे आयन ट्रेल। ये आयन ट्रेल कंडेंसेशन सेंटर के तौर पर काम करेगी। ठीक है, और आखिरी तीसरे स्टेप में क्या है? वेपर्स जो हैं, किसके वेपर्स? अल्कोहल वेपर्स, वो इन आयंस के ऊपर कंडेंस होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, और आखिरी स्टेप जब वो कंडेंस होंगे तो क्लाउड मिस्ट यहां पर आपको नजर आना शुरू हो जाएगा, धुंध रैक जो है वो बकायदा नजर आना शुरू हो जाएगा। तो बच्चों ये इसका सिंपल सा ऑपरेशन है। अब जरा हम रिजल्ट्स को देखते हैं। बच्चों तो अभी हमने देखा कि किस तरह से हम रेडिएशन के पाथ को देख सकते हैं। अब अगर इन ट्रैक्स को हम देखें तो इस ट्रैक से हमें क्या क्या चीज़ें पता चलती हैं? पार्टिकल की एनर्जी, पार्टिकल की आयनाइजेशन, पावर, पार्टिकल की पेनिट्रेशन, इसके अलावा पार्टिकल का चार्ज, मैस वगैरह। तो सबसे पहले हम देखते हैं अल्फ़ा पार्टिकल के ट्रैक्स को। अगर आप अल्फ़ा पार्टिकल के ट्रैक्स को देखें तो ये बड़े डेफिनेट, बड़े वाज़िया ये ट्रैक्स हैं, थिक भी हैं और कॉन्टीन्यूअस हैं, बिल्कुल कोई दरमियान में जो है वो रुकावट या डिसकॉन्टीन्यूटी नहीं है। अब ये कॉन्टीन्यूअस ट्रैक है, इसका मतलब है कि अल्फा पार्टिकल्स को ज़्यादा डिफ्लेक्शन का सामना नहीं करना पड़ रहा। ठीक है, अगर आप बीटा पार्टिकल्स के ट्रैक्स को देखें तो ये ट्रैक्स डिसकॉन्टिन्यूअस हैं। इसका मतलब है कि बीटा पार्टिकल जो हैं इनको बहुत ज़्यादा डिफ्लेक्शन का सामना करना पड़ता है, और गैमा पार्टिकल के जो ट्रैक्स हैं इनकी कोई ख़ास शेप नहीं है, कोई डेफिनेट शेप इनकी नहीं है। ठीक है, अब इन ट्रैक्स की जो लेंथ है, इन ट्रैक्स की जो थिकनेस है, उससे हमें क्या पता चल रहा है? सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ट्रैक की लेंथ से। इट इज़ प्रोपोर्शनल टू द पार्टिकल्स एनर्जी। इसका मतलब है कि ट्रैक जो है वो जितना लंबा होगा पार्टिकल की एनर्जी उतनी ही ज़्यादा होगी। अब देख रहे हैं कुछ पार्टिकल जो हैं, कुछ ट्रैक्स उनकी लेंथ कम है, कुछ की ज़्यादा है, तो ट्रैक की लेंथ जितनी ज़्यादा होगी पार्टिकल की एनर्जी उतनी ही ज़्यादा होगी। इसके अलावा ट्रैक की जो लेंथ है वो हमें बता रही है पार्टिकल की पेनिट्रेशन पावर। ठीक है, यानी कि जितनी ज़्यादा जो है वो लेंथ होगी उतनी ही ज़्यादा पेनिट्रेशन पावर होगी उस पार्टिकल की। ठीक है, उसके अलावा जो थिकनेस है इस ट्रैक की, ठीक है, वो हमें क्या बता रही है? वो हमें बता रही है आयोनाइजिंग पावर। ठीक है, तो जो अल्फा पार्टिकल्स हैं इनके ट्रैक ज़्यादा थिक हैं, इसका मतलब है इनकी आयोनाइजिंग पावर ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू बीटा। ठीक है, लेकिन जो रेंज है वो बीटा पार्टिकल की ज़्यादा है। ठीक है, उसके बाद हम देख लेते हैं जी, इस चैम्बर के अंदर हमने स्टार्ट में कहा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी होती है, क्योंकि हमने 1 किलो वोल्ट का
जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस वहाँ पर अप्लाई किया होता है। तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होता है उसकी मदद से हम चैम्बर के अंदर जो अनवांटेड आयंस बन जाते हैं जिनकी हमें ज़रूरत नहीं होती, जब एक दफ़ा आपने रेडिएशन को डिटेक्ट कर लिया तो हमें ज़रा पता है कि चैम्बर के अंदर जो आयंस हैं वो अब नहीं चाहिए, तो हम उनको इस इलेक्ट्रिक फील्ड की मदद से चैम्बर से हटा सकते हैं। इसके अलावा अगर हमें पार्टिकल का चार्ज और मैस भी मालूम करना हो, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर सकते हैं। मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगी, पार्टिकल्स को रोटेट कराएगी मुख्तलिफ ऑर्बिट्स में, जिसकी मदद से हम चार्ज और मैस मालूम कर सकते हैं। ठीक है जी, तो आई होप कि ये लेक्चर इंशाल्लाह आपको समझ आएगा और विल्सन क्लाउड चैम्बर आपको अच्छी तरह से क्लियर होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।